हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं सीएम सुक्खू की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में थे। सीएम ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने बिजली बोर्ड विभाग की समीक्षा बैठक भी की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है और इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। सीएम ने कहा कि कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन व प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं और आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला में कल बड़ी बैठक जो है वो विभिन्न विभागों की योजनाओं और स्कीमों की प्रगति के लिए आयोजित की थी और इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाले मुख्य सेक्टरों में होने वाले विकास कार्यों को खुद मॉनिटर करेंगे, जिसमें बनखंडी में बनने वाला जू पोंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और डगवार में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की प्रगति को वो स्वयं निरंतर मॉनिटर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और मौजूदा समय में कांगड़ा एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप की लंबाई 1376 मीटर ही है और योजना के मुताबिक एयर स्ट्रिप को 3010 मीटर लंबा बनाना है ताकि बड़े विमान भी लैंडिंग व उड़ान यहां पर भर सके। और विस्तार की इस योजना को जमीन पर उतरने के लिए 8 पंचायतों के 14 राज्य गांव के तहत होने वाली जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट में मार्च 2025 से सूर्योदय से सूर्यास्त तक हवाई जहाज की उड़ान शुरू की जाएगी और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और इसके लिए राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध यहां पर करवाएगी। तो गग्गल एयरपोर्ट और इसी के साथ धर्मशाला में बन रहे एयरपोर्ट को लेकर सीएम ने बड़ी बात कही है और अब हिमाचल प्रदेश में हवाई यात्राएं जो है वो तमाम सभी, चाहे वो स्थानीय लोग हिमाचल के हो या फिर बाहरी राज्य के लोग जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए एक आसान जरिया बन जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं क्योंकि इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह पहले कल धर्मशाला में से धर्मशाला के बाद वो सचिवालय में आए, वहां पर बैठक की और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले 2024 रामपुर बुशहर के का समापन किया और लवी मेले के समापन अवसर के दौरान सीएम ने कई उद्घाटन व शिलान्यास कर करोड़ों रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात जो है वो वहां के क्षेत्रवासियों को भी दी और सिंगला हेलीपोर्ट पर मुख्यमंत्री का यहां के स्थानीय लोग और खासतौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। तो लवी मेले का समापन जो है वो आज हो गया है, जिस अवसर पर मुख्यमंत्री आज यहां पर पहुंचे हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर यह है, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने होटलों, बार एवं रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, रिजॉर्ट्स, होम स्टे के संचालक मालिकों पर सख्ती लागू की है। अब बिना लाइसेंस के होटलों, रेस्टोरेंट, बार, बैंकेट हॉल, रिजॉर्ट्स में शराब पीने व परोसने पर रोक रहेगी। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला शिमला ने निर्देश जारी कर कहा है कि बिना लाइसेंस के शराब परोसना व पीना राज्य कर एवं आबकारी अधिनियम 2011 का उल्लंघन है, जिसके अवहेलना करने पर अपराधी को 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और विभाग ने ये आदेश भी जारी किए हैं कि किसी भी परिसर में हिमाचल से बाहर की शराब पीना परोसना भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर शुरुआत शिमला से हुई है, लेकिन अब प्रदेश भर के होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, होम स्टे व अन्य संस्थानों में बिना परमिट के शराब परोसना और पीने पर सख्त नियम लागू होंगे और इसके साथ ही जो है वो कानूनी
कानूनी प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी शादी समारोह, अगर किसी भी होटल और रिजॉर्ट्स या फिर यहाँ पर बैंकेट हॉल्स में अगर शादी समारोह हो रही है, किसी की रिटायरमेंट हो रही है, दूसरे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहां पर भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि बिना लाइसेंस के वहां पर भी किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी भी शादी समारोह में जो है वो शराब नहीं परोसी जा सकती और ना ही वहां पर बैठकर शराब पी जा सकती है। तो इसको लेकर जो है वो जरूर सरकार और विभाग अब सख्त हुआ है और शिमला से ये शुरुआत कर दी गई है और अब कहा जा रहा है कि प्रदेश भर के तमाम सभी होटल्स, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल और तमाम रिजॉर्ट्स पर इस तरह की कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में आबकारी विभाग करेगा। और इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जो है वो सरकार जरूर यहां पर चिंतित नजर आ रही है। अगली खबर की बात करते हैं। हाईकोर्ट द्वारा 6 सीपीएस को हटाए जाने के बाद राज्य सचिवालय में आज पूरा दिन चर्चाओं का दौर रहा। कोर्ट के आदेश आने के बाद जीएडी ने सचिवालय में मिले सीपीएस के कमरों के बाहर से नाम पट्टिकाएं भी हटा दी थी और लेकिन सचिवालय की एंट्री गेट पर लगे डिजिटल बोर्ड में अभी भी सीपीएस के नाम नहीं हटाए गए थे। सचिवालय सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही उन्हें आदेश आएंगे यहां से नामों को हटा दिया जाएगा और सरकार द्वारा सीपीएस को कोठियां भी दी गई थी, लेकिन आज सारी कोठियां सुनसान दिखी। यहां पर किसी तरह की चहलकदमी और वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही थी। कई कोठियों के बाहर ताले लगे हुए थे। आने वाले 1 या 2 दिनों में सीपीएस अपनी कोठियां भी छोड़ देंगे और सीपीएस के वाहनों समेत स्टाफ को देर रात को ही सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। देर रात तक इन सभी को लेकर जो है वो अधिसूचना जारी होती रही और आज दोपहर 1 बजे तक सचिवालय में केवल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ही मौजूद रहे और सरकार ने इन सभी मुख्य संसदीय सचिवों को विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ अटैच किया था और इन सभी मुख्य संसदीय सचिवों को अलग अलग विभागों के मंत्रियों की काम में मदद करने का जिम्मा सौंपा गया था। सरकार की ओर से इन सभी को सचिवालय में बैठने के लिए कमरे भी आवंटित किए गए थे, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद सभी हटाए गए सीपीएस से कमरों को वापस ले लिया गया है और सीपीएस को सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्नीचर गाड़ी यहां पर दे रखी थी और इन्हें भी वापस सामान्य प्रशासन को हैंडओवर कर दिया गया है। जो सीपीएस बीते कल शिमला में थे, हालांकि उन्होंने अपनी गाड़ियां कल दे दी थी, लेकिन प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सीपीएस के साथ गई गाड़ियां आज सौंपी गई है। हालांकि सीपीएस ने गाड़ियों का इस्तेमाल बीती शाम हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद से ही बंद कर दिया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शिमला और धर्मशाला परिसर में सीपीएस को बैठने के लिए अलग से कमरे दिए गए थे, जहां पर सीपीएस उनसे मिलने आने वाले लोगों से मुलाकात कर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट के आदेशों के बाद विधानसभा में अब हटाए गए सीपीएस को कमरे यहां पर नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो है वो 6 सीपीएस हाईकोर्ट ने पिछले कल डायरेक्शंस जारी की थी सरकार को, सीएस को, कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए और इसके साथ ही जो भी सुख सुविधाएं उन्हें दी जा रही है उन सभी को वापस लिया जाए। तो तुरंत भाव से हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है वो ये कार्रवाई की गई है। और अब आप देखिए कि क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों के हटने के बाद सुक्खू मंत्रिमंडल में खाली चल रहे एक पद के लिए, मंत्री के एक पद के लिए मारामारी मच सकती है और इस तरह की हलचल जो है वो हिमाचल में शुरू भी हो गई है कि आखिरकार अब कौन नया मंत्री सुक्खू कैबिनेट में शामिल होगा। सीपीएस से हटते ही विधायक अब मंत्री बनने की दौड़ में खुद को शामिल कर लेंगे, क्योंकि एक मंत्री के खाली पद के लिए कई तलबगार हो गए हैं। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उनके अलावा 11 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री है। दरअसल वैधानिक नियमों को अगर आप समझेंगे तो इस कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य ही बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले ही 3 पद खाली रखे थे, जिसमें राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा को कुछ महीने पहले मंत्री पद दिया गया है और अब एक ही पद शेष रह गया है। अब इस पर क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया जाना आवश्यक माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के ज्यादा तलबगार होने की स्थिति में किसी को नाराज न करने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार को फिर आगे टालेंगे या फिर नहीं, इस पर फिलहाल जो है वो अभी संशय बना हुआ है। आप देखिए, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को मंत्री पद मिल सकता है क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है। मंडी संसदीय क्षेत्र में
वर्तमान में एक मंत्री जगत सिंह नेगी है और वो किन्नौर से है। मंत्री पद के लिए कुल्लू और लाहौल स्पीति की भी दावेदारी है और मंडी में एक धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी 9 जिले मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन 9 सीटों में से सभी पर भाजपा का विधायक है। धर्मपुर से केवल एकमात्र कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर है, मगर यह विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में आता है और कुल्लू की दावेदारी भी मजबूत यहां पर दिखती नजर आ रही है। कुल्लू के कांग्रेस विधायक और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर सीपीएस रहे हैं और ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर भी अगर देखें तो सुंदर सिंह ठाकुर का नाम इस समय मंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। चर्चाओं का दौर जिस तरह से शुरू अब हिमाचल प्रदेश में हुआ है तो वहां पर ये क्यास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की भी अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अगर इन 6 सीपीएस में से सरकार को किसी को एडजस्ट करना होगा तो उसमें सुंदर सिंह ठाकुर का नाम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है क्योंकि सीएम सुक्खू क्या मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, क्योंकि आप देखिए कि वो बड़े ही राजनीतिक तौर पर सीएम सुक्खू का एक अपना रुतबा है। वो बड़े यहां पर जो है वो बिना किसी उलझन से चलते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर चलते हैं और बड़े शांत माहौल में हर फैसला जो है वो पॉलिटिकली भी लेते हैं। हालांकि इस पर जो है केंद्रीय हाईकमान से भी चर्चा होगी और उसके बाद तय होगा कि आखिरकार कौन जो है वो एक नया मंत्री होगा। किस तरह से इन 6 सीपीएस को 6 एमएलए को जो कि पहले सीपीएस थे उन्हें सरकार एडजस्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उस पर जो है वो जरूर रणनीति के साथ पूरी रणनीति के साथ जो है वो कांग्रेस सरकार आगे आने वाले समय में कोई फैसला ले सकती है। अगर आप देखिए मुख्य संसदीय सचिव पर आए प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिला की अगर हम बात करें तो कांगड़ा जिला में राजनीतिक संतुलन यहां पर जरूर बिगड़ सकता है। आप देखें तो पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बनाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार में राजनीतिक संतुलन बैठाने का प्रयास किया था और इससे पहले वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर की सरकार में कांगड़ा से 3-3 मंत्री बनाकर जिले को मंत्रिमंडल में पूरा अधिमान मिलता रहा है। मगर वर्तमान सुक्खू सरकार में पहले 1 साल तक ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से चौधरी चंद्र कुमार के रूप में महज एक मंत्री रहा और सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से यादवेंद्र गोमा के तौर पर दूसरा मंत्री कांगड़ा से मिला। हालांकि नगरोटा बगवा से पहली मर्तबा विधायक बने रघुवीर सिंह बाली और फतेहपुर से दूसरी बार विधायक बने भवानी सिंह को सरकार ने कैबिनेट रैंक भी दिए। लेकिन अब सीपीएस पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां कांगड़ा में राजनीतिक सन्नाटा छाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक धड़े में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जो एक पद खाली है उसे कांगड़ा से भरा जाता है या फिर नहीं। आप देखिए सीपीएस के पद समाप्त करने के बाद अब कांगड़ा से तीसरा मंत्री बनने की संभावनाएं जरूर बढ़ गई है और राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। कांगड़ा जिला में कुल 15 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहां से कांग्रेस के विधायकों की संख्या 10 है, जबकि भाजपा की बात करें तो भाजपा विधायकों की संख्या महज 5 है। ऐसे में बैजनाथ से किशोरी लाल, पालमपुर से आशीष बुटेल, जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा, नगरोटा बगवा से रघुवीर सिंह बाली, ज्वालामुखी से संजय रतन, देहरा से कमलेश ठाकुर और फतेहपुर से भवानी सिंह, इंदौरा से मलेंद्र राजन, ज्वाली से चंद्र कुमार, शाहपुर से केवल सिंह पठानिया और कांग्रेस पार्टी से ये तमाम सभी विधायक है। जबकि धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुलह से विपिन परमार, जसवा प्रागपुर से विक्रम ठाकुर भाजपा से, नूरपुर से रणवीर सिंह निक्का और कांगड़ा से पवन काजल भाजपा से विधायक है। यानी कि बात की जाए कांगड़ा जिला की तो यहां पर कांग्रेस के ज्यादा विधायक है। हालांकि अब जो है वो जरूर समीकरण बदले हैं और आने वाले समय में कांगड़ा जरूर अब इस तरफ देख रहा है कि उन्हें एक मंत्री पद जरूर मिलेगा ताकि उनके क्षेत्र में तमाम जितने भी विकास कार्य हैं उन्हें भी गति मिल सके और उन्हें एक जो है वो मंत्री जरूर मिले, एक और मंत्री। क्योंकि कांगड़ा में आप देखिए तो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो कांगड़ा में कांग्रेस के विधायकों की है, तो इस लिहाज से जो है वो ये उम्मीद करना कांग्रेस के विधायकों के लिए, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो बड़ा लाजमी है। अब आने वाले समय में भविष्य में जो है क्या एक नया रूप हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है और जो सुक्खू सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद खाली है, किसकी किस्मत चमकती है, किसको मौका मिलता
है, ये जरूर बड़ा दिलचस्प आने वाले समय में रहेगा। बहरहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने आज प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में भेंट की और इस दौरान राजीव भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा सीपीएस को निरस्त करने वाले फैसले ऐतिहासिक है और इस फैसले का भाजपा एवं जनता स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि जब से वर्तमान सुख की सरकार ने प्रदेश में सीपीएस नियुक्त किए थे, तब से भाजपा के सभी नेता इस फैसले का निरंतर विरोध कर रहे थे और इस नियुक्ति से केवल प्रदेश पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था और उच्च न्यायालय ने यह फैसला लेकर जनता को और प्रदेश को राहत पहुंचाने का काम किया है। राजीव ने कहा कि अभी तक जो भी पैसा सीपीएस की नियुक्तियों के बाद खर्च हुआ है, उस पैसे को सरकारी खजाने में वापस डालना चाहिए। ये खर्च किया गया पैसा सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि सुना है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय जा रही है, पर जिस प्रकार से कोर्ट का ऑर्डर आया है, सरकार की किसी प्रकार की याचिका टिकने वाली नहीं है। भारद्वाज ने कहा कि वैसे तो इन सीपीएस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर की बात करें, क्योंकि आप देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी इस मामले को लेकर आज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीपीएस पर उच्च न्यायालय के फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित है। और आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले भी सीपीएस की नियुक्तियां होती रही है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आगे क्या करना है, यह सरकार का फैसला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रतिभा सिंह ने आज कहा कि वो जल्द ही दिल्ली जाकर कांग्रेस आला कमान व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला से भेंट कर विचार विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी विचार विमर्श कर पीसीसी की कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो चाहती है कि संगठन में उन लोगों को शामिल किया जाए जो अपना पूरा समय संगठन के कार्यों को दे सकते हैं। उधर यह भी कहा जा रहा है कि अब जल्द जो है वो एक बार फिर से सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह दिल्ली जा सकते हैं। हाईकमान से 6 एमएलओ को लेकर जो फैसला हाईकोर्ट में हुआ है, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है और आने वाले समय में अब इस मसले पर क्या करना है, इस पर भी रणनीति केंद्रीय हाईकमान के समक्ष जो है कांग्रेस यहां पर बनाएगी। अगली खबर की बात करें तो सीपीएस मामले पर राज्यपाल से मिलने की योजना भाजपा भी बना रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल अभी महाराष्ट्र में है। ऐसे में अब हिमाचल शिमला में पहुंचने के बाद इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए भाजपा भी रणनीति बनाएगी और आने वाले समय में हिमाचल की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी को आदेश दिए हैं कि वो निगम की इकाइयों से जुड़ी अपनी सेवाओं या संपत्तियों को किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को तब तक नहीं देगी जब तक निगम को संबंधित संस्था या निजी व्यक्ति द्वारा देय अस्थायी राशि का कम से कम 80% प्राप्त न हो जाए। यह आदेश विवाह और पार्टियों के लिए संपत्तियों को किराए पर देने के मामलों पर लागू होगा, न कि मेहमानों के साथ दिन प्रतिदिन के व्यवहार में। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित इकाई के प्रभारी अधिकारियों में से कोई भी इस संबंध में गलती करता है तो वो अधिकारी पर्यटन निगम के नुकसान की भरपाई करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एचपीटीडीसी द्वारा संचालित सभी इकाइयों का विवरण भी अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं और एचपीटीडीसी को यह आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये इकाइयां चाहे होटल हो या रेस्तरां हो, इनके द्वारा अर्जित आय के बारे में न्यायालय को सूचित किया जाए। कोर्ट ने पर्यटन निगम के होटलों के कमरों का विवरण और उनसे हुई आय का विवरण भी मांगा है और कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा लाभ देने के लिए हो रही देरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो 30 नवंबर तक निगम की सभी लंबित देनदारियों का जो भुगतान है वो करे। और मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने 4,13,41,848 रुपए की बकाया राशि में से 1,68,22,370 रुपए की अदायगी निगम को कर दी है। और कोर्ट को यह भी बताया गया है कि निजी संस्थाओं ने पर्यटन निगम की बकाया राशि 1,06,28,422 में से 47,07,403 रुपए चुका दिए हैं और निगम द्वारा कोर्ट से आउटसोर्स पर नियुक्ति को लेकर लगाई गई रोक को हटाने की गुहार भी लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन विचार करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के इन फैसलों के बाद जो है वो एचपीटीडीसी ने तमाम सभी होटलों को यह डायरेक्शन जारी की
की है कि वो 48 घंटे के अंदर जो है वो अपनी अपनी देनदारियों को विभाग में जमा करवाए और जितनी भी पेंडिंग देनदारियां एचपीटीडीसी के तमाम सभी होटलों में है उन सभी देनदारियों को 48 घंटे के अंदर जो है वो जमा करवाना होगा। और अगर कोई यूनिट यानी कि कोई होटल अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो ऐसे में उनसे अब रिकवरी की जाएगी। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस HPF&S के 30 पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा टेंटेटिव तौर पर 22 दिसंबर को आयोजित होगी। लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा शिमला में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर की बात करते, प्रदेश सरकार ने तहसीलदार नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं और इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार तहसील नेरवा के तहसीलदार विनोद कुमार को नोहरादार, नरेंद्र कुमार तहसील मंडी सदर से सैंच, रमेश कुमार को तहसील बंजार से धर्मपुर भेजा गया है और इसके अलावा फतेहपुर तहसील के तहसीलदार दीपक शर्मा को नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना का लैंड एजुकेशन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार यहां पर सौंपा गया है। वहीं नायब तहसीलदारों के तबादला आदेशों में सीमा बली को सुगम सेंटर डीसी कार्यालय शिमला, सुशांत ठाकुर को सुगम सेंटर शिमला से तहसील कार्यालय राजगढ़, मोहन लाल को दुदाहू तहसील से सब तहसील देहरा और धर्मेंद्र शर्मा को सब तहसील कटोला से SNT सर्किल कुल्लू और विष्णु नेगी को डिवीजन कमिश्नर शिमला कार्यालय से सब तहसील कोटगढ़ भेजा गया है। अगली खबर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि क्लास 1 अधिकारियों को किसी एक स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा करने का हक है। कोर्ट ने कहा है कि क्लास 1 अधिकारियों का सामान्य कार्यकाल क्या होना चाहिए ये सरकार का काम है और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने जल शक्ति विभाग में तैनात क्लास 1 अधिकारी कार्यकारी अभियंता के तबादला आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि सभी पदाधिकारी चाहे वे प्रथम श्रेणी के हो या किसी अन्य श्रेणी के, उन्हें किसी एक स्टेशन पर कुछ उचित समय तक बने रहने का हक मिलना चाहिए। प्रथम श्रेणी के कर्मचारी के लिए वो उचित समय क्या हो सकता है ये निश्चित रूप से राज्य सरकार का विशेषाधिकार है तथा इस संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है। लेकिन यदि प्रथम श्रेणी के कर्मचारी का स्थानांतरण किसी स्टेशन पर उसकी तैनाती के लगभग 4-5 महीने बाद किया जा रहा है तो इस बात के बहुत ही ठोस कारण होने चाहिए कि ऐसा स्थानांतरण आखिर क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी चाहे वो प्रथम श्रेणी का हो या फिर चतुर्थ श्रेणी का हो, स्थानांतरण से प्रत्येक कर्मचारी का विस्थापन होता है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई पदाधिकारी प्रथम श्रेणी का कर्मचारी है इसलिए वो स्थानांतरण से व्यवस्थित नहीं हो सकता अथवा किसी प्रथम श्रेणी के अधिकारी का किसी विशेष स्टेशन पर बने रहने का समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय ये इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रथम श्रेणी का कर्मचारी है तथा स्थानांतरण नीति की शर्तें प्रथम श्रेणी की कर्मचारी पर लागू नहीं होती। फिर भी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की भी वैध अपेक्षा होती है, उसे किसी स्टेशन पर कुछ उचित समय तक सेवा करने की अनुमति दी जाएगी तथा उसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसके स्थानांतरण के लिए कोई ठोस कारण ना हो। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा है कि यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता अगस्त 2023 के महीने में इंदौरा में तैनात था और मार्च 2024 के महीने में उसे इंदौरा से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर पाए कि याचिकाकर्ता को 5-6 महीने बाद ही इंदौरा से शिमला स्थानांतरित आखिर क्यों किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता का इंदौरा से शिमला स्थानांतरण जनहित में नहीं था बल्कि शक्ति का दुरुपयोग था। तो एक ये बड़े यहां पर जो है वो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है। अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दुकानों के बाहर नाम और पता लिखने को लेकर 2 मंत्रियों द्वारा दिए बयान के पश्चात सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। प्रदेश सरकार ने याचिका का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की है, जिसे स्वीकारते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। और इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। प्रार्थी टिकेंद्र सिंह पंवर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर आदेश जारी करने का फैसला लिया है। शहरी विकास मंत्री के बयानों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि उन्होंने मीडिया को बताया था कि शहरी विकास मंत्रालय और नगर निगम ने एक बैठक में खाद्य स्टॉलों पर भोजन की
उपलब्धता के बारे में लोगों के डर और आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह राज्य में भी नियमों की सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। प्रार्थी का कहना है कि यूपी सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की किसी अधिसूचना को जारी करने पर रोक लगनी चाहिए। और प्रार्थी का यह भी कहना है कि उन्हें दुकानों के बाहर पंजीकरण संबंधित जानकारी लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन्हें दुकानों के बाहर नाम और पता लगाने पर इसलिए आपत्ति है, इसलिए सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होगा जो देश की एकता और अखंडता के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों के लिए सही नहीं होगा। इसी तरह से अगली खबर की बात करें, संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई फिर से टल गई है। अब 18 नवंबर को इस मामले पर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। आज नगर निगम के संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेशों पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने लोकल रेजिडेंट को पार्टी बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब कोर्ट में सोमवार को ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की याचिका को सुना जाएगा। जिला अदालत के बहस के लिए वक्त मांगा गया है और अब सोमवार को कोर्ट में नचाकत अली हाशमी की याचिका की मेंटेलेबिलिटी पर कोर्ट में फैसला सुनाएगी। और इससे पहले सोमवार को इस मामले पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें स्टेक होल्डरों ने इस मामले में पार्टी बनने की अर्जी दी थी, जिसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और इससे पहले नगर निगम कोर्ट में 5 अक्टूबर को मस्जिद की अवैध ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने पर फैसला हुआ था। नगर निगम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत का रुख किया है और नचाकत अली हाशमी की ओर से दलील दी गई थी कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ हल्फनामा की योग्यता नहीं रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। उन्होंने मोहम्मद लतीफ के हल्फनामे को चुनौती दी और इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विश्वभूषण ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए काफी महत्वपूर्ण जो खबर है वो आज भी है। आपने देखा कि किस तरह से जो है वो तमाम अगली खबर की अगर बात करें तो क्योंकि अभी जो है वो कोर्ट बेरोजगारों को लेकर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार अध्यापकों ने आज एक बार फिर से सचिवालय के बाहर जो है सरकार से मुलाकात की। पिछले 2 सालों से बेरोजगार कला अध्यापक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। वहीं आज प्रदेश भर से पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी सचिवालय पहुंचे और प्रदेश सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो पिछले 2 साल से अपने रिजल्ट को घोषित करवाने के लिए लगातार शिमला आकर मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों एवं अधिकारियों से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकाला जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलकर 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनके परिणामों पर फैसला लेने की मांग उठाई गई है और उनका कहना है कि इसमें विजिलेंस जांच चल रही है, लेकिन जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और अन्य अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पोस्ट कोड 817, 939 और 903 में दोषियों को छोड़कर बाकियों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। ऐसे में उनका परिणाम भी घोषित किया जाए। परिणाम घोषित न होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज मुख्यमंत्री से मिलकर कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला लेने का आग्रह जरूर जो है वो किया जाएगा। इस तरह का आश्वासन जो है वो सरकार की ओर से भी दिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी ये अहम खबर है। डेपुटेशन से शिक्षक फिलहाल अभी वापस स्टेशन पर नहीं बुलाए जाएंगे। सरकार ने एकेडमिक सेशन में शिक्षकों के स्टेशन से छेड़छाड़ न करने का फैसला लिया है। केवल डेपुटेशन वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाएगा। जिला उपनिदेशक उनका कई सालों से जो भी शिक्षक डेपुटेशन पर दूसरे स्कूलों में डटे हुए हैं, वहीं पर सेवाएं दे रहे हैं और सैलरी किसी दूसरे स्कूल से ले रहे हैं, उन शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड बनाने को कहा गया है। और उसके बाद जो है वो 31 मार्च 2025 में डेपुटेशन जो है वो शिक्षकों का कैंसिल होगा और उन्हें वापस अपने स्टेशन में आना होगा। बाहरी राज्यों में भी 80 से ज्यादा शिक्षक जो है वो डेपुटेशन पर है। इसके अलावा जो है वो शिमला धर्मशाला में सबसे ज्यादा शिक्षक डेपुटेशन पर इस दौरान सेवाएं दे रहे हैं। अब इन शिक्षकों पर 31 मार्च 2025 को कार्रवाई होगी और अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल प्रदेश में डेपुटेशन की जो प्रथा है उसे खत्म करने की तैयारी में राज्य सरकार है। अगली खबर की बात करें, मेडिकल व नॉन मेडिकल शिक्षकों की एक्स्ट्रा ड्यूटी पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है।
सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी इस बाबत आदेश जारी किए हैं और स्कूलों में शिक्षक केवल पढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें शिक्षक व नॉन मेडिकल है, क्योंकि साइंस मैथ में लगातार जो है वो सरकारी स्कूलों में रिजल्ट खराब आ रहा है। ऐसे में जो है वो सरकार ने ये फैसला लिया है और स्कूल प्रबंधन को ये आदेश जारी किए गए हैं कि टीजीटी, मेडिकल और नॉन मेडिकल के टीचर्स को गैर शिक्षण जिम्मेवारी नहीं दी जाए। मिड डे मील व स्कूल प्रमुख भी इन्हें ना बनाया जाए और जो गैर शिक्षण कार्य है उसका जिम्मा सीएनवी, आर्ट्स, ड्राइंग, शास्त्रीय शिक्षकों को दिया जा सकता है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य है। ये प्रावधान शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को उक्त वर्गों के बच्चों को तय सीटों के तहत प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। वंचित वर्गों और विशेष समूह के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे। निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूल किसी भी उम्मीदवार को नकार नहीं सकता है और अधिक आवेदन आने पर स्कूलों में प्रवेश लॉटरी के माध्यम से तय होगा। विभाग की माने तो इसके लिए स्कूलों को प्रति छात्र फीस की अदायगी की जाती है और विभाग ने निजी स्कूलों को इन निर्देशों की अनुपालना के आदेश दिए हैं और अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करता है तो ऐसे में निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी होंगे और तमाम सभी स्कूलों को 25% जो है वो यहां पर अपना कोटा स्कूलों में देना होगा, गरीब और ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। अगली खबर की बात करते हैं। शिमला में एक महिला ने पुलिस अधिकारी पर दुर्व्यवहार व धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने महिला के साथ रास्ते में गाली गलौज की और सबको देख लेने की धमकी भी दी। महिला ने इसे लेकर छोटा शिमला पुलिस थाना में शिकायत दी है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो चंबा में स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की दुकान में रेड डाली। इस दौरान 53 प्रकार की दवाइयों को सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सलूनी के एक दवा स्टोर की जांच की तो स्टोर में उन्हें नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का क्रय व विक्रय रिकॉर्ड नहीं मिला। दवा विक्रेता से इन दस्तावेजों को दवाइयों के बिल सहित पेश करने के लिए कहा गया था। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। क्षेत्र में मौजूद अन्य 3 दवा स्टोर की जांच में भी अनियमितताएं पाई गई। तीनों संबंधित दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। निर्धारित समय अवधि में नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले ही सभी दवा विक्रेताओं व दवा स्टोर संचालकों को यह हिदायत दी जा चुकी है कि किसी भी प्रकार की दवा क्रय व विक्रय से संबंधित पूरा रिकॉर्ड रखने के साथ दवा खरीदने वालों को बिल देने की हिदायत दी जा चुकी है। बावजूद कुछ इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में सभी दवा विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित बनाई जाएगी। सलूनी के बाद जब विभाग की टीम ने चकलू में मौजूद दवा स्टोर में दबिश दी तो वहां जांच करने पर पाया गया कि उक्त स्टोर संचालक मरीजों को दवाई का बिल नहीं दे रहा था। उसको भी विभाग ने नोटिस जारी किया है। सीएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभाग की ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं। चंबा जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने अपने जीजा पर रेप का आरोप लगाया है। जब नाबालिग लड़की के पेट में अचानक दर्द हुआ, वो स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा पहुंची। डॉक्टरों ने जब लड़की की जांच की तो पता चला कि वो गर्भवती है। जब डॉक्टरों ने ये बात 17 वर्षीय नाबालिग के परिजनों को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद लड़की से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके जीजा ने ही उसके साथ रेप किया है और इस पर परिजनों ने महिला पुलिस थाना चंबा में शिकायत दर्ज करवाई है। एसपी अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जीजा को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू की जा रही है। अगली खबर की बात करें तो ऊना जिला के चिंतपूर्णी में पिकअप व ट्राले की टक्कर हो गई। हादसे में सहरसा बिहार के रहने वाले 22 वर्षीय विक्की की मौत हो गई। हादसा बनवाई गांव के पास सुबह के समय हुआ है। युवक दिहाड़ी मजदूर का काम चिंतपूर्णी क्षेत्र में करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल के 4 जिलों में आज बारिश व बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 16 नवंबर को भी पहाड़ों पर मौसम खराब बने रहने के आसार है और लाहौल स्पीति,
चंबा, कुल्लू व कांगड़ा में मौसम जरूर बदलेगा। इसको लेकर जो है वो जरूर यहाँ पर जो है वो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। 15 से 18 तक मैदानी इलाकों में कोहरे के जमे रहने की भी आशंका जताई गई है और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आने का पूर्वानुमान है। तो ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।